नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के नेताओं को झूठा करार दिया। धामी ने मंच से कांग्रेस नेता हरीश रावत और गणेश गोदियाल का नाम लिया। मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर अब गणेश गोदियाल का जवाब आया है, वो भी गंगा जल को हाथ में उठाकर। वैसे तो गणेश गोदियाल का ये वीडियो 2 दिन पुराना है, लेकिन इस पर चर्चा की जानी जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ में चुनाव प्रचार के अंतिम में मुख्य मुद्दा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर प्रकरण बनता हुआ दिख रहा है। और गणेश गोदियाल ने यह जो अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दिया, गंगा जी के बीच में खड़े होकर गंगा जल हाथ में उठाकर, इसके बाद जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई, तो गणेश गोदियाल ने इसका उत्तर भी दिया है। इसीलिए इस पर बात की जानी चाहिए। इसी के साथ बात इस पर भी करेंगे, एक न्यूज चैनल से बातचीत में हरीश रावत ने अपने उस बयान को विस्तार दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केदारनाथ में बीजेपी 2 हिस्सों में बंट गई है। अब हरीश रावत ने यह भी बता दिया है कि कौन बीजेपी का कौन सा हिस्सा और कौन कौन बीजेपी के उम्मीदवार के विरोध में केदारनाथ में काम कर रहा है और कौन बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहा है। हालांकि हरीश रावत ने अपनी बात के पक्ष में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं दिया है। वो अपने 5 दिन के केदारनाथ विधानसभा के दौरे के दौरान कुछ लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह जरूरी हो जाता है कि वह 2 मंत्रियों की तरफ सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं। हरीश रावत की यह बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वो 2 मंत्रियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं फिर कह देता हूं, आप पहले गणेश गोदियाल की बात सुनिए। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस आरोप का जवाब दे रहे जो धामी ने रुद्रप्रयाग में बीजेपी की जनसभा में मंच से लगाया था। धामी ने कहा था, मुंबई में बने बद्रीनाथ मंदिर के उद्घाटन के वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, और बीकेटीसी के जो अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल, वे दोनों उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उस वक्त मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर बनाने का विरोध कांग्रेसियों ने नहीं किया था। मैं आज इस गंगा के, इस अलकनंदा और मंदाकिनी के गंगा जो मिलकर आगे चलकर देवप्रयाग से गंगा बनती हैं, यहाँ पर इस संगम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल कुछ कहा उसके बारे में अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल ने एक बद्रीनाथ मंदिर को बनाने में वो उपस्थित रहे, उसके शिलान्यास में उपस्थित रहे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उस शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं ये मानता हूं धामी जी कि इससे बड़ी बात तो नहीं है, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि जो बातें आपने एक राजनीतिक मंच पे कही, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप वाकई सच्चाई के साथ में कहना चाहता हूं, आपकी आत्मा में एक उत्तराखंडियत का वास है, तो जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर, इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूं कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पर आकर कहिए कि गणेश गोदियाल के आरोप झूठे हैं। मैं आज ये गंगा जल लेकर यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बने बद्रीनाथ मंदिर से, बद्रीनाथ मंदिर समिति के पद, प्रतिष्ठा और संसाधन, और निजी रूप में भी प्रतिष्ठा या संसाधन का उपयोग मेरे द्वारा अगर उस मंदिर के निर्माण में कहीं भी उपस्थित होकर, शिलान्यास तो क्या, उसके बाद भी कहीं भी अगर उपस्थित होकर किया गया हो, तो ये गंगा माई इसका फैसला करी। मेरा बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के इन आरोपों से सरासर झूठ है, ये मुख्यमंत्री जी के आरोप, मैं इससे इनकार करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, गंगा जल लेकर मैं अब आप पर आरोप लगाता हूं। आपके ऊपर आरोप यह है कि आपने केदारनाथ से केदार शिला दिल्ली तक पहुंचाने के लिए बद्रीनाथ मंदिर समिति का उपयोग किया, उनसे केदार शिला मंगवाई। आप पर आरोप है कि आपने दिल्ली के बुराड़ी में तथाकथित रूप से केदारनाथ धाम की स्थापना के लिए जो सदस्य इकट्ठे करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद की, उसके साथ आप, उन लोगों के साथ आपके पहले से संबंध है। ये आरोप मैं लगा रहा हूं। आप आकर यहाँ पर इन आरोपों का, कोई अदालत नहीं है इससे बड़ी, जिस जगह मैं खड़ा हूं इस जगह से बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो आप जो है, आप भी यहाँ पर आकर इस अदालत में, इस प्रभु की इस अदालत में अपने बयान दर्ज कीजिएगा। मैं अपने बयान दे रहा हूं। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का प्रश्न है, मेरी पुख्ता जानकारी है कि हरीश रावत जी भी शिलान्यास के उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। हाँ, उस बद्रीनाथ मंदिर में जिसके आप जिक्र कर रहे हैं,
किसी कार्यक्रम में बाद में हमारे उस कार्यक्रम हमारे प्रवासी लोग हैं, वहां के जो मैनेजर वगैरह जो समिति के लोग हैं, उन्होंने हरीश रावत जी को एक कार्यक्रम में बुलाया था और बाद में उस कार्यक्रम में हो गए थे, लेकिन कहीं कोई सरकारी संसाधन या सरकारी मदद उनको इस काम के लिए हरीश रावत जी ने भी नहीं की, ऐसा मेरी पुख्ता जानकारी है। गणेश गोदियाल ने अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर गंगा की धार के बीच में खड़े होकर कसम खाई है, गंगा जल को हाथ में उठाकर। गणेश गोदियाल ने कहा है वो और हरीश रावत मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं गए थे। गणेश गोदियाल से जब मीडिया ने यह सवाल किया कि उनको गंगा जी की सौगंध खाने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो वो कह रहे हैं मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री और एक मंच पर मैं आऊं, हम दोनों एक मंच पर हो और उस एक मंच पर डिबेट होनी चाहिए। लोग मुझसे और मुख्यमंत्री धामी से एक साथ सवाल करें, एक साथ सवाल करने का अवसर मिलना चाहिए, वो भी उन सवालों का जवाब दे और मैं भी उन सवालों का जवाब दूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यह गणेश गोदियाल कह रहे हैं। अब गणेश गोदियाल की यह जो चुनौती है एक ही मंच पर आकर डिबेट करने की और जनता के सवालों के जवाब देने की, इसको तो बीजेपी शायद ही स्वीकार करे, क्योंकि चुनाव प्रचार के भी इतने ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और बीजेपी इस तरह से मुझे तो लगता नहीं है कि इस चुनौती को स्वीकार करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गढ़वाल की लाइफलाइन है और पिछले 3 से 4 साल में इसमें कोई दो राय नहीं है, चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी तो हुई है। 2019 में चारधाम में जो श्रद्धालु पहुंचे थे वह 34,80,000 के करीब पहुंचे थे। 20 और 21 में कोविड के चलते अधिकांश समय चारधाम यात्रा बाधित रही। 2022 में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, अचानक से 46,27,000 के आसपास श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। 2023 में यह आंकड़ा 56,18,000 के आसपास पहुंच गया और इस साल करीब 46 लाख तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार केदारनाथ धाम में दिलचस्पी के कारण यात्रियों की संख्या चारधाम यात्रा में बढ़ी है। अब गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि एक ही मंच पर मुख्यमंत्री जी और मैं आऊं और डिबेट करें, सवालों के जवाब दे। बीजेपी की ओर से इस पर क्या जवाब आएगा इसका पता हो सकता है 1-2 दिन में चल जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए बहुत अधिक दिन तो बचे नहीं है। 20 को वोटिंग है, 23 को परिणाम आ जाएगा। बीजेपी की तरफ से जब इसका कोई जवाब आएगा उस पर बात कर ही लेंगे। अभी तो हरीश रावत की बात करते हैं, बहुत ही गंभीर बातें वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है बीजेपी में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 2 खेमे बन गए। एक खेमा चुनाव की जीत के लिए काम कर रहा है और दूसरा खेमा चुनाव में हार के लिए काम कर रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि कौन जीत के लिए लगा हुआ है और कौन हार के लिए लगा हुआ है, इसका जवाब उन्होंने बहुत खुलकर दिया। शायद उन्होंने पहली बार इस तरीके से जवाब दिया है। आप खुद ही सुनिए हरीश रावत क्या कह रहे हैं, इसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मंत्रियों का और कुछ लोगों का जो उनके शीर्ष में दिखाई देते हैं, वो तो कह रहे हैं कि मौका है पलट दो। उनका मतलब है कि यदि केदारनाथ हारते हैं तो 2 पहले उपचुनाव हार गए हैं तो फिर हमारे बदलाव के चांस बन सकते हैं। तो जो कई दिनों से व्याकुल भारत है, तो वो व्याकुल भारत लोग जो है इस दृष्टि से काम करते, उनके समर्थक इस दृष्टि से काम करते हुए दिखाई दे रहे, जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। और कुछ लोग जैसे भाजपा संगठन में ये तो है ही है कि कार्यकर्ता और नेता जम करके काम करते हैं, ये उनसे सीखना पड़ेगा। तो हरीश रावत कह रहे हैं सरकार के मंत्रियों का और कुछ शीर्ष पर दिख रहे लोगों का कहना है अभी मौका है, पलट दो। 2 उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है उत्तराखंड में। अगर केदारनाथ भी हारती है तो नेतृत्व परिवर्तन के चांस बन सकते हैं। हरीश रावत कह रहे हैं इन लोगों के विपरीत जो ये लोग लगे हुए हैं बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ, इनके विपरीत संगठन और कार्यकर्ता जमकर काम कर रहे हैं केदारनाथ में। वो बीजेपी उम्मीदवार को जिताने में लगे हुए संगठन और कार्यकर्ता। हरीश रावत 2 कैबिनेट मंत्रियों की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप सौरभ बहुगुणा और सतपाल महाराज की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे, तो हरीश रावत इस बात को टाल जाते हैं, जबकि वो बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी इंचार्ज वहां पर बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अब ये जो वहां मंत्रीगण गए थे,
इसी से तो मुझे लगा कि ये पलट दो वाले कुछ लोग हैं करके। तो कुछ एरिया में तो मुझे सड़क ठीक लगती थी, कुछ एरिया में कम से कम गड्ढे भरे गए। तो पता चला कि मैंने कहा भाई ये यहाँ ठीक है, इधर ये खराब क्यों है? तो लोगों ने कहा था अब यहाँ फला वो है। मैंने कहा वो क्या है? बोले साहब वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में। तो आपका इशारा महाराज की तरफ है? नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सड़कें बता दे रही हैं कौन किस तरफ है। सड़क मंत्रालय तो महाराज के पास है? नहीं ना, वो गड्ढे बता दे रहे हैं। अरे मंत्री भी तो है ना वहाँ, जो इतने दिनों से वहाँ रखे थे। तो एक मंत्री जो भी इंचार्ज बना रखे वो गड्ढे नहीं भर पाएंगे। तो और जहाँ भरे हैं तो इसका मतलब है उसने दिलचस्पी ली है उस मंत्री ने, जो लोकल इंचार्ज मंत्री बना रखे हैं। और जहाँ नहीं भरे हैं तो वहाँ साफ है कि वो मंत्री ने कहा यार रहने दो। इसके लिए सौरभ बहुगुणा जिम्मेदार है? नहीं, मुझे नहीं, भारी मंत्री वही है। मैं इतने डिटेल तक क्यों जाऊँ, लेकिन ये वही मुझे पता चला कि कुछ पलट दो वाले हैं, कुछ बचा कुछ कर। अब कौन मंत्री किसके खिलाफ है और कौन मंत्री किसके पक्ष में है, यह तो हरीश रावत ही जाने। लेकिन इस वक्त सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत और अन्य मंत्री, रेखा आर्य और जो अन्य मंत्री हैं वे सारे के सारे केदारनाथ में दिख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी भी लोगों को वहां पर समझा रहे हैं कि वोट बीजेपी को ही देना है। एक बात और, हरीश रावत ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि केदारनाथ में बीजेपी के कार्यकर्ता और संगठन के लोग जमकर काम कर रहे हैं। हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि उनके काम करने के तरीकों से सीखना चाहिए। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन के लोग वहां पर कितना जमकर काम कर रहे हैं, इस बारे में हरीश रावत हो सकता है आने वाले समय में कुछ कह दे, चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ बता दे। वो अक्सर सोशल मीडिया पर किसी चुनाव परिणाम के बाद लिखते हैं, इसीलिए हो सकता है केदारनाथ के चुनाव परिणाम के बाद भी वो कुछ अपने अनुभव उत्तराखंड की जनता के साथ शेयर कर ही दे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।